हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपीआर मैनेजमेंट की सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम मैनेजमेंट के सभी टॉपिक को वन बाय वन कंप्लीट कर रहे थे एमसीक्यूज के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है नियुक्तिकरण अर्थात स्टाफिंग। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए पहले चैनल सब्सक्राइब करके आइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। चलिए, आज हमारा टॉपिक है नियुक्तिकरण। किसी भी संगठन का मूल आधार उसके प्रतिभावान और कर्मठ व्यक्ति होते हैं। वे किसी भी फर्म की मूल संपत्ति माने जाते हैं। प्रत्येक संस्थान के विकास के लिए गुणात्मक नियुक्ति की निरंतरता आवश्यक होती है। मतलब कैसे गुणात्मक आवश्यकता, मतलब ज़्यादा गुण होने चाहिए। इसमें गुणात्मक नियुक्ति की निरंतर आवश्यकता होती है। यही कारण है कि संगठन में नियुक्तिकरण व उपयुक्त मानव संसाधन का प्रावधान एक अनिवार्य तत्व बन गया है। अतः कोई भी संगठन अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति तभी कर सकता है जब उसके पास उपयुक्त मात्रा में कुशल मानव श्रम उपलब्ध होता है। नियुक्तिकरण का आशय: संरचनात्मक ढांचे में नियोजन के पश्चात प्रबंधन क्रिया का अगला चरण अर्थात संस्थान के रिक्त स्थानों को भरना होता है। पहले क्या होता है? नियोजन होता है। उसके बाद प्रबंधन की अगले चरण आता है जिसमें होता है क्या? रिक्त पदों को भरना। इस प्रबंधन ना का कार्मिक नियुक्तिकरण कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? प्रबंधन का कार्मिक नियुक्तिकरण कहा जाता है। कार्मिक लोगों को कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में नियुक्तिकरण का आशय लोगों को कार्यरत करना होता है। इसके अंतर्गत भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण इत्यादि कार्य संपादित किए जाते हैं। क्या क्या किए जाते हैं? इसमें भर्ती की जाती है, चयन किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, पदोन्नति होती है, मतलब स्थानांतरण किया जाता है, मतलब हम उसका ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये सब हमारे कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? नियुक्ति के अंतर्गत आते हैं। नियुक्ति को प्रबंधन का क्या कहा जाता है? कार्मिक नियुक्तिकरण भी कहा जाता है। चलिए आते हैं कूट्स और ओडोनेल के कथनानुसार। नियुक्तिकरण का आशय उस प्रबंधकीय कार्य से होता है जिसका संबंध प्रबंधन को और कर्मचारियों के उपयुक्त एवं प्रभावपूर्ण चयन, मूल्यांकन और विकास से है, ताकि संस्था के संगठन संरचना में वांछित भूमिका निभाई जा सके। तो हमें संगठन की अच्छे से संरचना रखनी है, उसकी भूमिका को अच्छे से करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभावशाली कर्मचारियों का चयन करना होगा। ये किसने कहा था? कूट्स ओडेल ने कहा था, ओडोनेल ने कहा था। इन्हें क्या कहा था कि नियुक्तिकरण का आशय उस प्रबंधकीय कार्य से है जिसका संबंध प्रबंधन को कर्मचारियों के उपयुक्त एवं प्रभावपूर्ण चयन, मूल्यांकन और विकास से होता है, ताकि संस्था के संगठन संरचना में वांछित भूमिका निभाई जा सके। अब आते हैं डेल ओडल के कथानुसार। नियुक्तिकरण एक अभिशाय प्रकार है जिसमें अधीनस्थ प्रबंधकों की भर्ती, चयन, क्षतिपूर्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आदि सम्मिलित होती है। तो ये किसने कहा था? डेल ओडल ने कहा था। इनने कहा था कि नियुक्तिकरण एक अभिशाष कार्य है। इसमें क्या है? अभिशाष कार्य है, मतलब लोगों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है? उच्च अधिकारी होता है, वह अपने अधीनस्थ प्रबंधकों की भर्ती करता है, चयन करता है, क्षतिपूर्ति करता है, उन्हें प्रशिक्षण देता है, उनकी पदोन्नति करता है और उन्हें सेवानिवृत्त करता है। ये सभी काम कौन करते हैं? जो पदस्थ अधिकारी होते हैं, वह अपने अधीनस्थों की। किसने कहा था? डेल ओडर के द्वारा यह कहा गया था। अब आते हैं जॉर्ज टेरी के मतानुसार। नियुक्तिकरण का संबंध संतोषजनक कार्यशक्ति को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने से होता है। तो टेरी ने क्या कहा था कि नियुक्तिकरण का संबंध किससे है? संतोषजनक कार्यशक्ति को प्राप्त करने के लिए और उसे बनाए रखना नियुक्तिकरण कहलाता है। किसने कहा था? टेरी ने कहा था। अब आते हैं थियो हेमन के अनुसार। नियुक्तिकरण का यह कार्य है कि जिसका संबंध प्रबंधकों की भर्ती से, चयन से, विकास से और क्षतिपूर्ति से होता है। किसने कहा था? थियो हेमन ने कहा था कि नियुक्तिकरण वह कार्य है जिसका संबंध प्रबंधकों की भर्ती, चयन, विकास और क्षतिपूर्ति से होता है। तो चलिए हम इन विशेषकों को फिर से देख लेते हैं। कूट्स और ओडोनेल ने क्या कहा था कि नियुक्तिकरण क्या है? एक प्रभारीय कार्य है, मतलब प्रबंधकीय कार्य है जिसका संबंध प्रबंधक के कर्मचारियों के उपयुक्त, प्रभावशीलता, चयन, मूल्यांकन और विकास से होता है, ताकि जो संस्था है उसका संगठन की संरचना वैसे ही बनी रहे, वांछित भूमिका निभाता रहे। फिर आते हैं डेल ओडल के अनुसार। इन्होंने कहा था कि जो नियुक्तिकरण है इसका अविशाष कार्य होता है। यह क्या करता है? जिसमें अधीनस्थों के प्रबंधकों की भर्ती की जाती है, चयन किया जाता है, क्षतिपूर्ति की जाती है, उनकी पदोन्नति की जाती है, सेवानिवृत्ति की जाती है आदि इसके अंतर्गत शामिल होता है।
फिर आते हैं हमारे जॉर्ज टेरी के अनुसार, इसने क्या कहा था कि नियुक्तिकरण का संबंध संतोषजनक कार्य शक्ति को प्राप्त करना होता है और उसे बनाए रखना होता है। फिर आते हैं थियो हीमैन, इनके अनुसार नियुक्तिकरण वह कार्य होता है जिसका संबंध प्रबंधकों की भर्ती होता है, चयन होता है, विकास होती है और क्षतिपूर्ति से होता है। अब आते हैं नियुक्तिकरण की विशेषताएं और लक्षण। नियुक्तिकरण की विशेषताओं को निम्न अनुसार समझा जा सकता है। पहला आता है प्रबंधन का मुख्य कार्य होता है। नियुक्तिकरण क्या है? किसी भी प्रबंधन का मुख्य कार्य होता है। दूसरा क्या है? यह विभिन्न स्तरों पर नियुक्तिकरण करता है। क्या करता है? विभिन्न स्तरों पर नियुक्तिकरण करता है। यह सतत प्रक्रिया है। आंतरिक एवं बाह्य वातावरण का प्रभाव होता है, इस पे आंतरिक और बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है। मानवीय तत्वों का आधार होता है। क्या होते हैं? इसे मानवीय तत्वों का आधार होता है। तो हमारे नियुक्तिकरण की विशेषता या लक्षण क्या क्या है? तो मुख्यतः 5 है। पहला आता है प्रबंधन का मुख्य कार्य है। ये प्रबंधन का मुख्य कार्य नियुक्तिकरण होता है, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े उद्योगों के कार्मिक विभागों में नियुक्ति का कार्य द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है? बड़े बड़े उद्योगों में जो कार्मिक विभाग होते हैं उनमें नियुक्ति का कार्य किया जाता है। इसमें किसी कार्य का अंग ना होकर प्रबंधन का एक मुख्य कार्य होता है। यह किसी एक का कार्य नहीं होता, बल्कि यह एक प्रबंधन का कार्य है। विभिन्न स्तर पर नियुक्तिकरण, संस्था के अनेक स्तर पर नियुक्तिकरण का कार्य उसकी आवश्यकता अनुसार किया जाता है। तो जो संगठन होता है उसके अनेक स्तरों पर क्या होती है? नियुक्तिकरण होती है और उसकी आवश्यकता अनुसार किया जाता है। सतत प्रक्रिया है। संगठन में कर्मचारी और अधिकारियों को समय समय पर स्थानांतरण किया जाता है, मतलब ट्रांसफर किया जाता है। पदोन्नति की जाती है, मतलब उनको प्रमोशन दिया जाता है। सेवानिवृत्ति की जाती है, मतलब उनका रिटायरमेंट वगैरह होता है। कारण प्रायः पदों को रिक्त बनाता है, जिस कारण से उन पदों को भरने हेतु नियुक्तिकरण की प्रक्रिया सतत रहती है। तो कैसे की जाती है कि पहले हमारा कैसे हो जाएगा स्थान रिक्त? हमारे स्थानांतरण हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है, सेवानिवृत्ति हो सकती है। उसके कारण पद रिक्त हो गए तो उनको भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नियुक्तिकरण करना पड़ेगा। आंतरिक एवं बाह्य वातावरण का प्रभाव। किसी भी संगठन में होने वाली नियुक्ति निम्नलिखित 2 तरीकों से की जाती है। पहली आती है आंतरिक नियुक्ति के तहत और दूसरी आती है बाह्य नियुक्ति के माध्यम से। आंतरिक नियुक्ति के अंतर्गत क्या किया जाता है? स्थानांतरण, मतलब हम उसका ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर प्रमोशन कर सकते हैं, तो उस तब नियुक्तिकरण की जाएगी। बाह्य नियुक्तिकरण के माध्यम से क्या हो सकती है? सीधे प्रत्यक्ष भर्ती की जाती है, जिसका प्रभाव संगठन के आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्रों पर पड़ता है। तो जो बाहर से करते हैं ना, तो बाह्य नियुक्तिकरण में क्या हो जाता है? प्रत्यक्ष हम सीधी भर्ती करवा लेते हैं। इसका प्रभाव कैसे पड़ता है? संगठन पर बाहरिक और आंतरिक दोनों क्षेत्रों पर पड़ता है। अब आते हैं मानवीय तत्वों का आधार। किसी भी संगठन में नियुक्ति का कार्य संगठन के कर्मचारी द्वारा ही किया जाता है, जिसका मूल उद्देश्य कुशलतम मानवीय संसाधनों की पूर्ति होता है। अतः यही कारण है कि संसाधन या संगठन में मानवीय तत्वों की आवश्यकता निरंतर रहती है। तो मानवीय तत्वों का आधार क्या है? किसी भी संगठन में नियुक्ति का जो कार्य है वह कैसे किया जाता है? कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। इनका मूल उद्देश्य क्या होता है? कि कुशलतम मानवीय संसाधनों की पूर्ति करना है, मतलब किसी को भी नहीं उठाना है, कुशलतम लोगों को ही चयन करना है। यही कारण है कि संगठन में मानवीय तत्वों की आवश्यकता निरंतर होती है। अब आते हैं नियुक्तिकरण की आवश्यकता एवं महत्व। क्या भैया नियुक्तिकरण तो हमने करवा ली, क्यों करवानी पड़ती है, उसका विशेषता क्या क्या है। अब आती है आवश्यकता क्यों पड़ गई हमें लेकिन नियुक्तिकरण की। नियुक्तिकरण किसी भी संस्थान में कार्य के निष्पादन हेतु कर्मचारियों की जरूरत होती है। प्रबंधन की नियुक्तिकरण प्रक्रिया इन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जो नियुक्तिकरण है वह क्या करती है? कर्मचारियों की जरूरत हुई तो हम नियुक्तिकरण करा देंगे। तो नियुक्तिकरण का कार्य क्या है? कर्मचारियों को उपलब्ध कराना। इनका कार्य मतलब पहले इनकी विशेषता क्या है? यह रोजगार पाने में सहायक होती है भैया, जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार में लगा देती है। दूसरा, मानवीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग होता है। जो मानव संसाधन है उनका हम कुशलतम से प्रयोग कर सकते हैं। उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है, मतलब हमारा कोई भी प्लान है, जो प्लान हमने नियोजन बना लिया था उसको हम प्राप्त कैसे करेंगे? लोगों की सहायता से उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोगी होती हैं। कार्य में दक्ष बनाता है, कार्य में दक्षता लाता है, अच्छे से बनाता है उसको, और संगठन को जीवंत रखने में सहयोगी होती है। मतलब हमारा संगठन बहुत लंबी आयु जिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? ये कर्मचारी जिम्मेदार होते हैं। तो इनकी आवश्यकता क्यों है? तो ये क्या करता है? रोजगार पाने में सहायक होता है। इसके माध्यम से व्यक्तियों को अपने योग्यता अनुसार रोजगार मिलता है, जिससे वह अपने जीवन स्तर पर तथा आय में वृद्धि करने में सफल होता है। तो वो क्या कर सकता है? अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकता है और आय में वृद्धि करने में सफल होता है। अब आता है मानव संसाधनों का कुशलतम उपयोग। नियुक्तिकरण के द्वारा कुशल मानवीय संसाधनों की प्राप्ति होती है और उनका कुशलतम प्रयोग करके
संगठनों के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। क्या करता है, संगठन के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। अब आते हैं उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग होता है। संगठन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मानव संसाधन अहम भूमिका निभाता है, जिसके लिए कुशल मानवीय संसाधनों का होना अति आवश्यक होता है तथा नियुक्तिकरण के माध्यम से यह कार्य संपन्न किया जाता है। कैसे कर सकते हैं ये हम, नियुक्तिकरण के माध्यम से इनको संपन्न किया जा सकता है। कार्यों में दक्षता, विशेष कुशलता प्राप्त व्यक्तियों को विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, जिससे कार्य में विशिष्टता आती है, गुणवत्ता प्राप्त होती है और फलतः क्या होता है, संगठन के कार्यों में गुणवत्ता के साथ साथ दक्षता में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट आता है संगठन को जीवंत रखने में सहयोगी होता है। यह क्या करता है, नियुक्तिकरण के माध्यम से आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है और इससे संगठन वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार अपने लक्ष्यों को निर्धारित करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। मतलब हमेशा नया बना सकता है रोज प्लान और रोज उनको प्राप्त कर सकता है। तो क्या कर सकता है, जीवंत रखने में ये सहयोगी होता है। अब आते हैं नियुक्तिकरण की प्रक्रिया। हमने ये पढ़ लिया कि आवश्यकता क्यों है, इसका महत्व क्यों है और ये कैसे की जाती है। अब आती है उसकी प्रोसेस कि इसको करना कैसे होता है। ऐसा नहीं कि हमने जाके बोला कि चलो हमें नौकरी के लिए इतने लोग चाहिए और जाके पकड़ लाए, नहीं, इसकी भी एक प्रोसेस होती है। तो संगठन में किसी भी कर्मचारियों की नियुक्ति करना प्रबंधन का एक अहम कार्य होता है, जिसके तहत निम्न प्रकार का पालन करना पड़ता है। कौन सी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, तो ये दी गई है प्रक्रिया। पहले हम क्या करेंगे, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया है। पहले पुनर्स्थापन या फिर अभिविन्यास, फिर उनको प्रशिक्षण देंगे, कार्य का मूल्यांकन करेंगे। नहीं भैया, पहले हम क्या करते हैं, भर्ती निकालते हैं। क्या करते हैं, हमने कि रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अभी पटवारी की वैकेंसी आई तो उसमें क्या है, तो उन्होंने रिक्वायरमेंट ली थी, फिर उनकी क्या करते हैं, चयन करते हैं, फिर उनका अभिस्थापन एवं अभिव्यक्ति देखी जाती है, फिर उनके चयन के बाद उसका प्रशिक्षण और विकास दिया जाता है, फिर उनका कार्य का निष्पादन एवं मूल्यांकन किया जाता है, फिर उनको पदोन्नति या फिर कैरियर का नियोजन किया जाता है, फिर परिश्रमिक दिया जाता है, मानव शक्ति आवश्यकता का आकलन किया जाता है। ये तो सबसे पहले क्या होती है, मानव शक्ति की आवश्यकता का आकलन, कि हमें किस काम के लिए कौन सा कर्मचारी चाहिए है। तो नियुक्तिकरण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है, मानवीय शक्ति का आकलन करना। तो हमें किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालनी है, तो ये पहले पता होना चाहिए किस पोस्ट के लिए चाहिए है। इसका तात्पर्य यह होता है, यह जानना होता है कि संगठन को भविष्य में कितने और किस प्रकार के कर्मचारी की आवश्यकता है। मतलब हमें कितने पटवारी चाहिए है और कितनी जगह के लिए किस किस वैरायटी के चाहिए हैं। तो पहले क्या होता है, मानव शक्ति का हम पहले चयन कर लेते हैं कि भैया हमें कौन सी मानव शक्ति चाहिए है। फिर क्या निकालते हैं, हम भर्ती निकालते हैं, अर्थात रिक्रूटमेंट निकालते हैं। इसका तात्पर्य उस प्रक्रिया से होता है जिसके माध्यम से कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को संस्था में नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि योग्य और कुशल कर्मचारी का चयन किया जा सके। हम दूसरे में क्या करते हैं, भर्ती या फिर रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं, पहले हमने जैसे भी कर्मचारी मतलब पटवारी की निकली थी, इसमें क्या होता है, जो इच्छुक व्यक्ति होते हैं उनको पता चल जाता है कि भैया इस कंपनी में या फिर इस पोस्ट के लिए अभी वैकेंसी खाली है, रिक्रूटमेंट चाहिए है इनको। तो वो जाके वो यदि कुशल है और उसके लिए योग्य है तो वो अपना उसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम उनको प्रोत्साहित करते हैं कि तुम भी फॉर्म भरा, तुमने फॉर्म नहीं भरा, तो सबको बताते हैं कि भैया इसका फॉर्म निकला है, भर दो। तो कर्मचारियों का चयन उसमें किया जाता है। अब आता है हमारी चयन प्रक्रिया। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत भर्ती के समय प्रत्याशियों के लिए बनाए गए निकाय में से कर्मचारियों का चुनाव किया जाता है और चयन के माध्यम लिखित परीक्षा या फिर साक्षात्कार दोनों से हो सकता है। मतलब हमारे फिर एग्जाम में हमने फॉर्म भर दिया तो ये हमारी रिक्रूटमेंट हो गई कि हमने योग्यता के अनुसार अपनी भर दी क्वालिफिकेशन वगैरह, लेकिन अब हमारा चयन कैसे होगा, लिखित परीक्षा से हो सकता है या फिर इंटरव्यू से ले सकते हैं। तो ये हमारा चयन हो गया। अब आता है हमारा अनुस्थापन और अभिविन्यास। अनुस्थापन और अभिविन्यास, कार्य कुशल पर कर्मचारियों के अभिविन्यास का प्रारंभ कर्मचारियों के पद संभालते ही प्रारंभ हो जाता है, कि जैसे ही तुमने अपना पद संभाला तुम्हारा अभिविन्यास सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। कर्मचारियों को कंपनी के बारे में एक संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। जो कर्मचारी हैं उनको हम क्या बताएंगे, कंपनी के बारे में बताएंगे कि भैया हमारी कंपनी ये यही है, ये काम बन करती है और ऐसे ऐसे बेचती है। तो ये क्या करते हैं, संक्षिप्त विवरण देना। इस दौरान उन्हें यह बताया जाता है कि उच्च अधिकारी कौन है। तो हम इसमें पहले क्या बताएंगे कि हमारी कंपनी ये काम करती है और उच्च अधिकारी कौन है, कि ये सीईओ है, ये एचआर है, ये
इस डिपार्टमेंट के हेड हैं, इस डिपार्टमेंट के हेड हैं, ये बताते हैं। साथ ही उन्हें अधीनस्थ एवं सहकर्मियों का भी परिचय दिया जाता है और कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है कि आप भैया ये हैं, आपके साथ ये काम करने वाले हैं, ये आपके अंडर में काम करने वाले हैं, आपको क्या क्या काम करना है, काम की जानकारी भी इसी के अंतर्गत इसमें दी जाती है। अब आता है हमारा, ये अभिविन्यास था, अब आता है अनुस्थापन। इसमें तात्पर्य होता है उस पद या उस पद पर कार्यरत कर्मचारी से है और उसके लिए व्यक्ति का चयन किया गया है, और उसमें ये बताते हैं कि भैया आपका चयन इस पोस्ट के लिए किया गया है और आपका काम ऐसा है, तो ये क्या कहलाता है, अभिस्थापन कहलाता है। अब आता है हमारा प्रशिक्षण का विकास। इसमें क्या होता है, योग्यता के आधार पर व्यक्तियों को उच्च पद पर पहुंचने का सुअवसर मिलता है कि भैया तुम्हारी पोस्टिंग होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन अब हम आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका विकास कैसे करना है ये स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या हो सकता है, आप अच्छे पद पर पहुंच सकते हो, किंतु सुअवसर को देने का सबसे अच्छा तरीका कर्मचारियों को प्रशिक्षण की सुविधा होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जो काम आपको बता दिया कि आपको क्या क्या काम करना है, लेकिन करना कैसे है उस काम को, तो इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। संगठन के पास प्रायः स्वयं के संस्था में प्रशिक्षण केंद्र होता है या फिर बाहर के केंद्रों से या फिर राज्य सरकारों की सहायता से कर्मचारियों का प्रशिक्षण प्रदान करवाते हैं, जिससे कर्मचारियों में नए कार्य की दक्षता का विकास होता है और उनकी कार्य दक्षता में उन्नति के साथ मनोबल में भी वृद्धि होती है। मतलब वो मोटिवेट हो जाते हैं और ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, ज़्यादा स्किल्ड हो जाते हैं। अब आते हैं निष्पादन का मूल्यांकन करना, मतलब अपने सिखा दिया, अब हम तो आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे। इसका मूल उद्देश्य यह तय करना होता है कि कर्मचारी अपने पद के अनुरूप उनकी मांगे पूरी करने में कितना सफल है। सुधार के लिए पुनर्निवेश का भी होना नितांत आवश्यक होता है। इसमें क्या होता है, पुनर्निवेश का भी इसमें नितांत होता है। इसका मूल्यांकन का उपयोग प्रशिक्षण, पदोन्नति, पारिश्रमिक से संबंधित मकसदों के लिए किया जाता है। इसका मूल्यांकन हम क्यों करते हैं, उसका प्रशिक्षण देखने के लिए, उसकी पदोन्नति करने के लिए, उनका पारिश्रमिक देने के लिए, मतलब उनकी प्रमोशन के लायक है या नहीं, ज़्यादा पारिश्रमिक, मतलब उनकी कितनी पेमेंट देनी है या फिर से प्रशिक्षण उनको दिलाना है। इस मकसद से इसका किया जाता है क्या, हमारा निष्पादन का मूल्यांकन। अब आता है हमारा पदोन्नति एवं भविष्य का नियोजन। हमने उनका कार्य देख लिया, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो ये अब क्या कर देंगे, हम उनकी पदोन्नति कर देंगे या फिर प्रमोशन कर देंगे और फ्यूचर में उनके द्वारा प्लानिंग की जाएगी। संगठन सदैव क्रियाशील होता है, इसके फलस्वरूप लोगों को उच्च पदों की ओर प्रगति की निरंतर आवश्यकता होती है। इस वर्ग के तहत व्यक्तियों की पदोन्नति, हस्तांतरण एवं अवनति से भी जुड़ी क्रियाएं होती हैं। मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तियों की पदोन्नति कर सकते हैं, मतलब प्रमोशन दे सकते हैं, उनका डिमोशन या फिर हस्तांतरण भी कर सकते हैं और अवनति भी कर सकते हैं, मतलब और क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर भी यहाँ वहाँ कर सकते हैं। अवनति मतलब डिमोशन और हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आता है उनका पारिश्रमिक। एक व्यक्ति के वेतन का उनके योगदान से मिलान करना किसी भी संगठन की मूल समस्या होती है कि जो व्यक्ति जितना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट करना, ये हर संगठन की क्या है, मूल समस्या है। मजदूरी और पारिश्रमिक का ढांचा ऐसा होना चाहिए कि कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान कर सके, मतलब जो कर्मचारी जितना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उनकी क्या होनी चाहिए, पारिश्रमिक होना चाहिए। पारिश्रमिक का तात्पर्य कर्मचारियों द्वारा संगठन के लिए दिए गए उनके योगदान के बदले उपलब्ध प्रतिफल होता है। मतलब उन्होंने जो अपना काम किया है, योगदान दिया है, उसके बदले हम क्या दे रहे हैं, प्रतिफल दे रहे हैं, वो क्या कहलाता है, पारिश्रमिक कहलाता है। ये है नियुक्ति के विभिन्न पहलू कौन कौन से होते हैं। नियुक्ति के 3 विभिन्न पहलू होते हैं। पहला आवेदन करना, फिर उनका संगठन और फिर चयन प्रक्रिया पूरी और प्रशिक्षण। भर्ती, चयन और प्रशिक्षण कौन देता है, व्यक्ति। चलिए हम पहले देखते हैं कि क्या क्या करना पड़ता है हमारे नियुक्ति की प्रक्रिया में। पहले हो गए मानव शक्ति का आवश्यकता कि भाई हमें कौन सा व्यक्ति किस काम के लिए चाहिए और कितनी संख्या में चाहिए है। भर्ती, हम उन व्यक्तियों को बताते हैं कि भैया हमारे यहाँ पे इस पोस्ट के लिए इतनी इतनी वैकेंसी खाली है, आप जाके आवेदन करें, मतलब उनको प्रोत्साहित करते हैं। फिर आती है तीसरी प्रक्रिया जिसमें हम चयन करते हैं। चयन क्या है, तीसरी प्रक्रिया है। तीसरी प्रक्रिया में चयन किया जाता है, किसी माध्यम से कर सकते हैं, हम लिखित परीक्षा कर सकते हैं या फिर साक्षात्कार करा सकते हैं। अनुस्थापना या फिर अभिविन्यास। अनुस्थापना में, अनुविन्यास में क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति आता है उसकी जिस दिन पोस्टिंग हुई उसी दिन से उसका अभिविन्यास स्टार्ट हो जाता है। इसमें हम कर्मचारी को उस कंपनी के बारे में बताते हैं, कंपनी के जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके नाम बताते हैं, कौन क्या है वो बताते हैं, कर्मचारियों को उनके अधीनस्थ बताते हैं, सहकर्मियों से परिचय कराया जाता है और उनका ये बताया जाता है कि उनका कार्य क्या है। अब आता है
अनुस्थापना में इसमें क्या किया जाता है, जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी व्यक्तियों का चयन किया जाता है, मतलब जिसके लिए उनका चयन किया गया है ये बताया जाता है कि भाई तुम्हारे इस पद के लिए चयन किया गया, अनुस्थापना हो गई। प्रशिक्षण, आपका कार्य तो हमने बता दिया, लेकिन अब कार्य को करना कैसे है, तो इसमें आपका प्रशिक्षण दिया जाएगा और विकास दिया जाएगा, जिससे आपको क्या बनाया जाएगा, दक्ष बनाया जाएगा उस कार्य के लिए। फिर आपने सब कुछ सीख लिया, अब आ जाएगा आपका निष्पादन का मूल्यांकन। आपने जो सीखा है उसका हम मूल्यांकन करेंगे। क्यों करते हैं, इससे हम आपकी पारिश्रमिक तय कर सकते हैं, पदोन्नति तय कर सकते हैं, या फिर प्रशिक्षण तय कर सकते हैं कि आपको प्रशिक्षण में तो नहीं देना है, आपका प्रमोशन कर सकते हैं हम, या फिर पारिश्रमिक क्या देख सकते हैं। फिर आता है पदोन्नति और भविष्य नियोजन, मतलब कर्मचारी की क्या करता है, देखता है कि मतलब कितना कुशल है, उच्च पद के लिए है या नहीं। यदि उच्च पद के लिए है तो हम उच्च पद पर उसको भेज देंगे, नहीं है तो हम उसका डिमोशन भी कर सकते हैं। इस जगह के लिए नहीं, अगले जगह के लिए अच्छा होगा तो उसका हस्तांतरण या फिर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब आता है हमारा पारिश्रमिक, जो कि मूल काम होता है, व्यक्ति ने जितना काम किया उसके अकॉर्डिंग पारिश्रमिक देना, उसको संतुष्ट करना, ये हर संगठन का मेन मकसद होता है और सबसे बड़ी समस्या होती है। अब आते हैं हमारे नियुक्तिकरण के विभिन्न 3 पहलू होते हैं। नियुक्तिकरण कैसे की जाती है, नियुक्ति में पहले भर्ती होती है, चयन होता है और प्रशिक्षण होता है। 3 प्रमुख कार्य होते हैं। किसी भी नियुक्ति के कितने पहलू होते हैं, 3 होते हैं, पहले भर्ती, चयन और प्रशिक्षण। भर्ती, यह एक सकारात्मक प्रक्रिया है जो कि रिक्त स्थानों के लिए उम्मीदवारों को आकर्षित करती है एवं वे अपने आवेदन पत्र जमा करते हैं। आवेदन का अधिकतम संख्या के आधार पर अधिक कुशल कर्मचारी प्राप्त हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा अधिक वेतन वो डालेंगे, आवेदन डालेंगे, उतने अच्छे हमें कुशल कर्मचारी इसमें प्राप्त हो जाएंगे। तो रिक्वायरमेंट क्या होती है, भर्ती होती है। यह मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम उनको पकड़ के भर्ती कर लिया, नहीं। इसमें क्या होता है, सिर्फ उम्मीदवारों को आकर्षित करना होता है कि भैया हमारे यहाँ पे पोस्टिंग खाली है, आप आ जाइए। तो आवेदन करने के लिए उनको क्या करते हैं, अपन आकर्षित करते हैं। अब आता है दूसरा, चयन या फिर सिलेक्शन। यह एक नकारात्मक प्रक्रिया होती है जिसका मूल लक्ष्य क्या होता है, उन सभी उम्मीदवारों से सबसे योग्य कर्मचारी नौकरी के लिए आवेदन किया है, इसका चयन करना और उम्मीदवार का चयन करना। यह कैसी है, चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है और भर्ती क्या होती है, एक सकारात्मक प्रक्रिया होती है। नकारात्मक में क्या किया जाता है, इसका मूल उद्देश्य क्या होता है, उन सभी जो उम्मीदवार हैं, जो योग्य हैं, उनको लिए नौकरी देना और जिन योग्य नहीं है उनको हटा देना। अब आता है हमारा प्रशिक्षण। यह कर्मचारी के ज्ञान कौशल को उन्नत करने से संबंधित होता है। प्रशिक्षण क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है, किसी भी कर्मचारी को ज्ञान और कौशल को उन्नत करना ताकि वे अपने कार्य का निष्पादन की योग्यता के में वृद्धि कर सकें। तो प्रशिक्षण में क्या हो सकता है कि उनके कौशल को, ज्ञान को बढ़ाना, उन्नत करना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वह अपने कार्य को निष्पादन कर सकते हैं, योग्यता की आवश्यकता में वृद्धि भी कर सकते हैं। अब आती है हमारी सबसे पहले ही आती है भर्ती। भर्ती कैसे करते हैं, तो भर्ती का अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जो किसी पद पर कार्य करने योग्य संभावित कर्मचारियों की पहचान करती है। अर्थात भर्ती वह प्रक्रिया होती है जिसमें संभावित कर्मचारियों को प्रेरित किया जाता है कि वे संगठन में कार्य करने हेतु तो अपने आवेदन पत्र जमा करें। भर्ती के 2 स्रोत होते हैं, पहला होती है आंतरिक स्रोत और दूसरा होता है बाह्य स्रोत। तो भर्ती क्या होती है, भर्ती का अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जो कि किसी पद पर कार्य करने योग्य संभावित कर्मचारियों की पहचान करती है। भैया इस कार्य के लिए, जैसे हमारे यहाँ पर पटवारी की वैकेंसी खाली है, पटवारी में जो चाहिए तो हम क्या बताएंगे, भैया हमें कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, मतलब पटवारी के लिए हम बता देंगे कि हमारी ये वाली क्वालिफिकेशन लगेंगी और इतनी पोस्ट खाली है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बता दिया कि हमें कंप्यूटर में क्या क्या लगेगा और कितनी पोस्ट खाली है, तो ये बता दिया। तो जिससे क्या होता है, जो संभावित कर्मचारी होते हैं उनको प्रेरित करना कि वो आवेदन पत्र करें। अब 2 प्रकार से होती है भर्ती, पहली होती है आंतरिक और दूसरी होती है बाह्य स्रोत। आंतरिक में क्या कर सकते हैं, हम स्थानांतरण कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कर्मचारी ज़्यादा हैं लेकिन वर्कलोड कम है, तो हम अपने जो कर्मचारी हैं वो कहाँ भेज सकते हैं, आपके यहाँ भेज सकते हैं, तो आपके यहाँ का काम हो जाएगा। स्थानांतरित कर दिया, पदोन्नति कर दिया कि जैसे कि हमारे यहाँ पे एक बड़े पोस्ट के लिए पद खाली है और जो निम्न पद है वो बहुत सारे हैं उसमें, तो किसी व्यक्ति को उठा के हम उच्च पद पर पहुंचा देंगे और उसकी पदोन्नति कर देंगे। तो हमारे 2 काम हो गए, आंतरिक स्रोत हो गया। बाह्य स्रोत में क्या हो सकते हैं, जो कि नॉर्मल होती है, प्रत्यक्ष भर्ती कर दी, विज्ञापन के द्वारा भर्ती कर दी, रोजगार कार्यालय जो रोजगार वगैरह करवाते हैं, मेले लगते हैं, उसके द्वारा हम करवा सकते हैं, स्थापना एजेंसी से करवा सकते हैं, ठेकेदारों को भी ठेका दे सकते हैं, इतने कर्मचारी चाहिए आप चयन करके दे दो। वेब प्रसार से भी कर सकते हैं, वेब का प्रसारण करके भी हम कर सकते हैं। कर्मचारियों द्वारा अनुशंसा करके, कर्मचारियों के द्वारा अनुशंसा कर लो और दे दो उनको। महाविद्यालय में भी हम जाके वो लगवा सकते हैं कि भैया कैंपस आए हैं और भर्ती करवा दी महाविद्यालय में। और
प्रतीक्षा सूची से भी हम इनका चयन कर सकते हैं, यह बाह्य स्रोत हो जाते हैं। अब आते हैं आंतरिक स्रोत। आंतरिक भर्ती के कुछ महत्वपूर्ण तरीके होते हैं जिनके माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। तो आंतरिक जो भर्ती होती है उसके भी कुछ तरीके होते हैं। पहला क्या होता है, पहला ट्रांसफर या स्थानांतरण। इसके तहत किसी कर्मचारियों को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य में भेज दिया जाता है। यह एक विभाग से दूसरे विभाग में ही भेज सकते हैं। कर्मचारी के उत्तरदायित्व और पद प्रतिष्ठा में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण दरअसल ऐसा किया जा सकता है। तो कोई व्यक्ति है तो हम उसके उत्तरदायित्व या फिर पद प्रतिष्ठा में ऐसा कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें कर्मचारियों की पद प्रतिष्ठा, कर्तव्य और उत्तरदायित्व में परिवर्तन आ जाता है। जब भी हम किसी व्यक्ति का ट्रांसफर करते हैं तो क्या आ जाती है, उसकी प्रतिष्ठा, कर्तव्य और उत्तरदायित्व में परिवर्तन आ जाता है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि कर्मचारी के वेतन में ही परिवर्तन हो। यह जरूरी नहीं होता कि कर्मचारी का वेतन भी चेंज हो, वो ही रह सकता है पहले जैसा या फिर कुछ बढ़ भी सकता है। तो जो स्थानांतरण होता है इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को एक काम से हटा के दूसरे काम में भेज दिया या फिर एक विभाग से हटा के दूसरे विभाग में भेज दिया। उनकी उत्तरदायित्व और पद प्रतिष्ठा में परिवर्तन हो जाता है, उनके कर्तव्य बढ़ जाते हैं, पद प्रतिष्ठा अलग हो जाती है, उत्तरदायित्व अलग हो जा सकते हैं, लेकिन उनका वेतन बदले ये जरूरी नहीं होता। अब आती है हमारी पदोन्नति या फिर प्रमोशन। इसमें क्या होता है, व्यावसायिक संस्थानों में प्रायः उच्च पदों को भरने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति निम्न स्तर के पदों उन्नत किया जा सकता है। तो उच्च पद खाली है तो हम जो निम्न स्तर के पद होते हैं उनके कर्मचारियों को क्या कर सकते हैं, पदोन्नति कर सकते हैं। पदोन्नति में कर्मचारियों को उन वेतन पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, वेतन पर नहीं, उन पदों पर कर दिया जाता है। तो जो निम्न स्तर का कर्मचारी है उसको क्या कर देंगे, हम उच्च पद पर नियुक्त कर देंगे, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण और अधिक उत्तरदायित्व एवं उच्च पद प्रतिष्ठा वाले होते हैं। इस दौरान कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि होती ही है, डेफिनेटली है। तो देखो इसमें क्या होता है, निम्न स्तर का कर्मचारी है लेकिन निम्न स्तर में बहुत सारे कर्मचारी हैं। उच्च स्तर पर जरूरत है उच्च स्तर के अधिकारी की, लेकिन वो तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो निम्न स्तर का कोई अधिकारी है उसको पकड़ेंगे, उसका प्रमोशन कर देंगे, अच्छा काम कर रहा है वो तो उसकी पदोन्नति कर दी। उसमें क्या होगा, उनके उत्तरदायित्व बढ़ जाएंगे, अधिकार बढ़ जाएंगे और उनकी पद प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। पद का नाम ही उच्च हो गया ना, तो उच्च पद प्रतिष्ठा हो जाती है, अधिक उत्तरदायित्व हो जाते हैं, महत्वपूर्ण कार्य मिलेंगे और अब क्या हो जाएगा, उनका वेतन भी उच्च अधिकारी के लेवल का मिलेगा, तो वेतन में भी वृद्धि हो जाती है। अब आते हैं बाह्य स्रोत। एक संगठन को विभिन्न प्रकार के पदों की पूर्ति के लिए बाह्य स्रोत का सहारा लेना पड़ता है। मतलब बहुत सारे पद हैं तो हमें कहाँ से, बाहर से लेना पड़ रहा है, नियुक्ति करवानी पड़े बाह्य स्रोतों से, क्योंकि सभी पद पर आंतरिक स्रोत के माध्यम से काम कराना संभव नहीं हो सकता। इसलिए हम बाह्य स्रोत के माध्यम से अन्य तरीकों से भी पद की पूर्ति करवाते हैं। तो बाह्य स्रोत कौन कौन से होते हैं, प्रत्यक्ष भर्ती करवा सकते हैं हम। प्रत्यक्ष भर्ती के अंतर्गत संगठन के अधिसूचना पटल पर एक अधिसूचना जारी की जाती है जिसमें रिक्त स्थानों की जानकारी होती है एवं इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो प्रत्यक्ष भर्ती में क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि हमने एक सूचना पटल या फिर अधिसूचना निकाली, मतलब जो हमारे न्यूज़पेपर में निकलती है ना, वो उसमें हमने पद का नाम लिखा, पोस्ट लिख दी और बोल दिया कि आवेदन कर दो। तो जो इच्छुक उम्मीदवार होंगे वो इसमें आवेदन कर देंगे, उनको बुलाना मेन रीज़न होता है इसमें प्रत्यक्ष भर्ती का। दूसरा होता है विज्ञापन जारी करवा दिया, वही हम कर रहे थे। यह भी भर्ती प्रक्रिया का सबसे प्रचलित माध्यम होता है जिसमें संगठन अपने यहाँ रिक्त स्थानों की संपूर्ण जानकारी व्यावसायिक पत्रिका, समाचार पत्र आदि में विज्ञापन के द्वारा जारी करते हैं एवं इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने के लिए अनुरोध करते हैं कि भाई अपना आवेदन जारी करो। इसमें क्या होता है, हमने विज्ञापन निकाल दिया। दूसरा आता है रोजगार कार्यालय। सरकार द्वारा संचालित रोजगार कार्यालय भी कुशल एवं अकुशल पदों के लिए भर्ती का एक महत्वपूर्ण बाह्य स्रोत होते हैं। ये भी क्या बता सकते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट चलाती है इनको, है ना, रोजगार कार्यालय को। कुशल और अकुशल पद के लिए भर्ती का एक महत्वपूर्ण बाह्य स्रोत होते हैं। इसके माध्यम से रोजगार कार्यालय में पंजीकृत अभ्यर्थियों को रिक्त पदों की जानकारी प्रदान करते हैं, उन्हें चयन प्रक्रिया हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और उचित प्रशिक्षण प्रदान करके उनके रोजगार की व्यवस्था की जाती है। तो ये कौन करता है, पूरा कार्यालय करती है। तो इसलिए रोजगार कार्यालय से ये हमें जरूरत मिल जाती है, पंजीकृत हैं ये। कहाँ से है, रोजगार कार्यालय भी कुशल और अकुशल जो पद होते हैं उनके लिए भर्ती के एक महत्वपूर्ण बाह्य स्रोत होता है, जो कि क्या करता है, जो पंजीकृत लोग हैं
अभ्यर्थी हैं उनको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है प्रक्रिया हेतु, चयन प्रक्रिया हेतु, और प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार की व्यवस्था कराता है। अब आते हैं स्थापित एजेंसियां। वर्तमान समय में रोजगार के विविधीकरण के दौरान भी भर्तियों का यह सबसे प्रचलित तरीका है, जहां पर इच्छुक उम्मीदवार अपने संपूर्ण जानकारी देकर रिक्त स्थानों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और स्थापना एजेंसी पद के संबंध में उम्मीदवारों की आवश्यकता जानकारी और प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्रदान करवाती है। क्या करती है, जो संस्थान है वो क्या करती है, आवश्यकता की जानकारी के बाद प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है और उन्हें रोजगार प्रदान करती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे ठेकेदार। ये संभावित श्रमिकों से संपर्क बनाए रखते हैं और कम समय में नोटिस पर वांछित संख्या में अकुशल श्रमिकों को उपलब्ध कराने में सक्षम होते हैं। प्रायः मजदूरों की भर्ती आजकल ठेकेदारों के दौरान ही होती है। तो जो हमारे मजदूर होते हैं उनकी भर्ती कैसे होती है, ठेके दे दो तो ठेकेदार खुद लेकर आता है अपने मजदूर, तो वो ठेकेदार के द्वारा किया जाता है इनका। अब आते हैं हमारा वेब प्रसारण। इंटरनेट के दौरान भी यह अब भर्ती का एक लोकप्रिय माध्यम बन गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों के माध्यम से रिक्त स्थान पदों की जानकारी प्रदान की जा सकती है। तो वेबसाइट के माध्यम से भी हम अपने जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए रिक्त स्थानों की जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है महाविद्यालय से सीधी भर्ती। आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमें ज़रूरत है तो हम आके आपको यदि योग्य हैं तो वहाँ से ले आएंगे। महाविद्यालय से सीधे भर्ती, इसमें क्या होता है, जो बड़े संगठन होते हैं उनके द्वारा प्रायः सीधे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से भी लोगों का चयन किया जा सकता है। मतलब प्लेसमेंट के द्वारा वो जाएंगे सीधे आपके कॉलेज वगैरह में और वहाँ से अपने अभ्यर्थियों को चुन लाएंगे। दूसरा आता है प्रतीक्षा सूची। बड़े व्यावसायिक संगठन प्रायः उनके यहाँ आए आवेदनों में से कुछ आवेदनों को भविष्य के लिए प्रतीक्षा सूची में डाल देते हैं। मतलब यदि आज 10 पद खाली हैं या 5 पद खाली हैं, उनके लिए नियुक्ति कर ली, लेकिन बहुत सारे आवेदन डले हैं, लेकिन हमें बहुत सारे लोग पसंद आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो कुछ आवेदक हैं उनको हम प्रतीक्षा सूची में डाल देंगे कि अभी भविष्य में कभी वैकेंसी निकले तो हम इनको ले लेंगे। एवं भविष्य में जब रिक्त स्थान होते हैं तो हम उन आवेदकों को चयन कर लेते हैं। अब आता है हमारा चयन, ये सिलेक्शन। यह रिक्त स्थान के संभावित उम्मीदवारों में से सर्वाधिक योग्य व्यक्ति को पहचानने खोजने की प्रक्रिया होती है। मतलब जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं उनसे सबसे योग्य चुनना है और सबसे अच्छा पहचान करने की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को संपूर्ण करने हेतु प्रत्याशियों को बड़ी संख्या में रोजगार परीक्षा एवं साक्षात्कार देना होता है। जो प्रत्याशी होते हैं भर्ती में तो सिर्फ वो आवेदन दे देते हैं, लेकिन अब वो चयन कैसे होगा, तो चयन सिलेक्शन के द्वारा होता है। कैसे होता है, एक बहुत बड़ी परीक्षा आयोजित कराई जाती है और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू वगैरह लिए जाते हैं। इसके प्रत्येक चरण में अभ्यर्थियों की छटनी होती है। मतलब हर स्तर पर क्या होंगे, जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको हम छांट देते हैं एवं अंतिम चरण में सबसे योग्य उम्मीदवार का ही चयन करके उन्हें नियुक्त कर दिया जाता है। तो लास्ट में क्या होगा, जो सबसे योग्य उम्मीदवार होगा हम उसको चयन कर लेंगे और उसको नियुक्त कर लेते हैं। अब आती है हमारी चयन की प्रक्रिया क्या क्या होती है। चयन प्रक्रिया को निम्न चरणों में विभाजित किया जाता है। पहली होती है प्रारंभिक प्रक्रिया, फिर होती है चयन प्रक्रिया मतलब सिलेक्शन टेस्ट होता है, फिर क्या होता है, उनका रोजगार साक्षात्कार देखा जाता है कि भैया वो एम्प्लॉयमेंट के लिए हैं नहीं, ठीक है या नहीं। संदर्भ एवं पृष्ठभूमि की जांच की जाती है, उनके संदर्भ मतलब रेफरेंस या फिर बैकग्राउंड का चेक किया जाता है। चयन का निर्णय लिया जाता है। चिकित्सा परीक्षण मतलब कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं। नौकरी का प्रस्ताव देखा जाता है, ऑफर देखा जाता है कि जॉब के ऑफर क्या क्या है, और रोजगार का अनुबंध देखा जाता है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, चयन के अंतर्गत आते हैं। तो पहली प्रक्रिया क्या थी, तो यह प्रक्रिया का प्रारंभिक दौर होता है जिसके तहत आवेदन पत्र करना और उनकी जांच करना होता है। प्रारंभिक साक्षात्कार करने के उपरांत आप जो रिक्त आवेदन होते हैं उनको भरना इत्यादि कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो रिक्त पद होते हैं उनको भरना, सारे आवेदन पत्र देखना, उनकी जांच करना और प्रारंभिक साक्षात्कार हेतु इनके लिए तैयार किया जाता है जितने भी आवेदन होते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा प्रारंभिक प्रक्रिया होती है। जैसे कि आपने अभी पटवारी के एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है, उसकी सारी वो चेक कर रहे होंगे इन्फॉर्मेशन, जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं वो सब चेक करेंगे। तो आपने देखा होगा कई लोगों के जब एग्जाम होते हैं उससे पहले ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं एडमिट कार्ड के समय, तो वो उससे पहले की प्रक्रिया है ये।
अब आती है हमारी चयन प्रक्रिया, मतलब हमारा एग्जाम का डे। अधिकतम संगठन उम्मीदवारों के व्यवहारिक ज्ञान का पता लगाने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन करती है। जैसे कि हमारी पटवारी कर रही है, क्या कर रही है, उनको पता करना है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, तो वो सब कुछ पूरा सिलेबस दे दिया और पढ़ो, और उसका देखेगी कि हाँ आप बुद्धिमान हो या नहीं। तो उसके लिए भी कुछ आयोजन कराती है। पहला होता है बुद्धिमान का टेस्ट। क्या होता है भैया? बुद्धिमान परीक्षण कराती है, फिर कौशल का परीक्षण कराती है और व्यक्तित्व परीक्षण करती है। तो बुद्धिमान का परीक्षण कैसे करेगी? तो यह जानने के लिए उम्मीदवार बुद्धि कोश का स्तर है, मतलब क्या है उसका, तो बुद्धिमान देख लिया कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, तो हम आपसे एग्जाम करा लेंगे। कुशल परीक्षण, इसमें उम्मीदवारों को नई नौकरी को सीखने की क्षमता का पता लगता है कि आप कितने कुशल हैं। ये प्राइवेट जॉब में होता है। अब आता है हमारा व्यक्तित्व परीक्षण। इसमें उम्मीदवारों के जो मानवीय व्यवहार होते हैं उनके जानने के लिए इसको किया जाता है, तो यह व्यक्तित्व परीक्षण हो जाता है। अब आते हैं रोजगार साक्षात्कार। विस्तृत रूप से बातचीत कर यह मूल्यांकन किया जाता है। जो ए मूल्य होते हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है कि आवेदन पत्र के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। मतलब हम क्या देख लेंगे? रोजगार साक्षात्कार देख लेंगे आपका इंटरव्यू के दौरान कि आप बातचीत में आपके मूल्य पहचान में आ रहे हैं या नहीं, और आवेदकों के पद के लिए आप उपयुक्त हैं या नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा संदर्भ एवं पृष्ठभूमि की जांच करना। आवेदकों की चरित्र की जांच करने के लिए इसके संदर्भ एवं पृष्ठभूमि का परीक्षण किया जाता है। मतलब क्या करेंगे? अब आपका कैरेक्टर टेस्ट किया जाएगा। इसमें आपके संदर्भ देखे जाएंगे, मतलब रेफरेंस से तो नहीं आए हो, कौन सा बैकग्राउंड है, ये सब पृष्ठभूमि का परीक्षण इसके अंतर्गत किया जाता है। मतलब रेफरेंस में आपको प्राइवेट जॉब मिल जाती है। चयन परिणाम, मतलब चयन का निर्णय। इसमें क्या होता है? चयन निर्णय उम्मीदवार द्वारा उत्तीर्ण की गई परीक्षाएं, उनके साक्षात्कार और उनके संदर्भ के आधार पर किया जाता है कि उनने कितने अच्छे एग्जाम में नंबर आए थे, उसके आधार पर उनके साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू में कि उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया, और उनके संदर्भ मतलब उनका बैकग्राउंड क्या है, इसके आधार पर चयन का निर्णय लिया जाता है। फिर आती है हमारी चिकित्सा परीक्षा। नौकरी का प्रस्ताव देने के पहले उम्मीदवार को डॉक्टरी परीक्षण कराना आवश्यक होता है। आपका मेडिकल टेस्ट लेते हैं, जैसे कि अभी आप एसआई वगैरह में जाएंगे तो आपका फिजिकल होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, तो ये सब कराए जाते हैं। फिर आते हैं नौकरी का प्रस्ताव। चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात नौकरी का प्रस्ताव नियुक्ति पत्र देना कर किया जाता है। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम? नियुक्ति कैसे कर सकते हैं उनकी? जैसे ही हमने चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो हम उसके साथ ही नौकरी का प्रस्ताव भी दे देंगे और नियुक्ति पत्र भी दे देंगे। फिर रोजगार का अनुबंध, यह कर्मचारियों के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को संदर्भित करता है। इसमें नौकरी के शीर्षक, कर्तव्य, जिम्मेदारियों, वेतन भत्ते, काम करने के घंटे, अवकाश नियम, अनुशासनात्मक नियम और परिवीक्षा अवधि आदि सम्मिलित होती है। तो रोजगार का अनुबंध कैसा होता है कि हम इसमें कर्मचारी के अनुबंध पर सिग्नेचर ले लेते हैं। इसमें नौकरी का शीर्षक लिखा होता है कि आपको किस नौकरी के लिए दिया जा रहा है, आपके क्या कर्तव्य होंगे, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या वेतन होगा, क्या भत्ते मिलेंगे, काम करने के घंटे क्या होंगे, अवकाश का नियम क्या होगा कि आपको कितनी छुट्टियां मिलेंगी, अनुशासन क्या क्या बना के रखना पड़ेगा, परिवीक्षा अवधि क्या होगी, मतलब आप कब तक इसमें जॉब करोगे। ये सब होते हैं चयन की प्रक्रिया। चलिए हम इनको देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया क्या क्या होती है। पहला चरण क्या था कि हमने जो पूरे आवेदन करवा लिए थे भर्ती में, अब उन आवेदनों का क्या करेंगे हम? जो आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं उनको हम उनकी जांच करेंगे। प्रारंभिक साक्षात्कार करने के लिए जो रिक्त आवेदन है उनको भरने हेतु कार्य संपन्न किया जाएगा। फिर चयन प्रक्रिया की जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा? आपके ज्ञान का पता लगाया जाएगा। कौन कौन से ज्ञान का पता लगाएंगे ये? तो पहले बुद्धिमान का परीक्षण किया जाएगा कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है। फिर आपकी फिजियोलॉजिकल मतलब आपको कौशल कितना अच्छा है, और फिर व्यक्तित्व। कौशल देखेंगे कि आप कितने सक्षम हैं, व्यक्तित्व देखेंगे कि आप मानवीय व्यवहार कैसे करते हैं, और बुद्धिमान देखेंगे कि आपका बुद्धि स्तर कितना है। फिर आता है रोजगार के लिए साक्षात्कार। इसमें आपके जो अन्य मूल्य हैं बातचीत के माध्यम से उन मूल्यांकन को पता किया जाएगा, आपको मतलब जज किया जाएगा है। फिर आते हैं आपका बैकग्राउंड और रेफरेंस कि आपका बैकग्राउंड क्या है, किसकी रेफरेंस से आप आए हैं, तो ये इसमें देखा जाएगा। तो अब आती है चयन का निर्णय। तो चयन का जो निर्णय है वो आपके लिखित परीक्षा से, आपके इंटरव्यू से, और जो आपका बैकग्राउंड वगैरह है उन तीनों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। फिर आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि नौकरी का प्रस्ताव आपने दिया था उन्हीं के साथ आपका मेडिकल टेस्ट करा लिया जाएगा। यदि आपका मेडिकल टेस्ट अच्छा है और आप पास हो जाते हैं तो जो नियुक्ति पत्र है वो भी आपको दे दिया जाएगा।
फिर आता है रोजगार का अनुबंध। इसमें आपका एक क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है, कर्मचारी से अनुबंध करा लेते हैं कि उनका शीर्षक क्या रहेगा, नौकरी का कर्तव्य क्या होंगे, जिम्मेदारियां क्या होंगी, वेतन क्या मिलेगा, काम करने के घंटे कितने होंगे, अवकाश क्या होगा, नियम क्या होंगे और अनुशासन के नियम होंगे और परिवीक्षा की अवधि क्या होगी। ये सब हम उसमें से लिखकर उम्मीदवार के सिग्नेचर करा लेते हैं। अब आते हैं हमारी चयन प्रक्रिया को। इन्हें थोड़ा सा फ्लो चार्ट में भी दिया है कि चयन प्रक्रिया के क्या होते हैं। प्रारंभिक के होते हैं, प्रारंभिक चरण होता है, फिर चरण का परीक्षण होता है, फिर अंतिम परीक्षण होता है। पहले में क्या हो रहा था, पहली प्रक्रिया में क्या होता है, प्रारंभिक प्रक्रिया में आवेदन पत्र प्राप्त करना होता है, प्राथमिक साक्षात्कार होता है और रिक्त पदों जो आवेदन पत्र होते हैं उनको भरना होता है। क्या क्या होता है, आवेदन पत्र प्राप्त करते हैं, प्रारंभिक साक्षात्कार होता है और रिक्त आवेदन पत्र इसमें भरे जाते हैं। अब आता है हमारा चयन का प्रशिक्षण या परीक्षण कैसे किया जाता है। इसमें भी दक्षता परीक्षण किए जाते हैं और मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। दक्षता का हम कैसे कर सकते हैं कि उनकी विशिष्टता परीक्षण करते हैं और निपुणता परीक्षण करते हैं कि वो किसमें विशिष्ट हैं, किसमें स्पेशल हैं, और निपुण है मतलब किसमें उनका स्किल ज़्यादा है। तो ये परीक्षण किसमें आता है, दक्षता में आता है। फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में क्या होता है, इनकी रुचि का परीक्षण किया जाता है, बुद्धि और ज्ञान का परीक्षण किया जाता है, प्रवृत्ति का परीक्षण किया जाता है और व्यक्तित्व परीक्षण किए जाते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण में। नेक्स्ट आता है हमारा अन्य परीक्षण। इसमें क्या क्या आते हैं हमारे, कुछ आता है भाषा का परीक्षण देखा जाता है, व्यापार का परीक्षण देखा जाता है, कौशल परीक्षण, सामान्य ज्ञान का परीक्षण, रोजगार साक्षरता, संदर्भ एवं पृष्ठभूमि परीक्षण, चयन परीक्षण, शारीरिक एवं डॉक्टरी परीक्षण, पद प्रस्ताव एवं भौतिक सत्यापन इसके अंतर्गत देखा जाता है। तो हमारे चयन प्रक्रिया के कितने चढ़ाव मतलब पड़ाव होते हैं या चरण होते हैं, तो 3 चरण होते हैं। पहला होता है प्रारंभिक प्रक्रिया। इसमें सिर्फ 3 और स्टेप होते हैं जिसमें आवेदन पत्र प्राप्त करते हैं, प्रारंभिक साक्षात्कार होता है और जो रिक्त आवेदन पत्र होते हैं उनको भरना होता है। चयन प्रक्रिया मतलब जो सेकेंड स्टेप है इसमें भी 2 स्टेप होते हैं। पहला होता है दक्षता का परीक्षण किया जाता है और मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। दक्षता में हम उनका स्किल देखते हैं और उनकी स्पेशलिटी देखते हैं। फिर आते हैं मनोवैज्ञानिक में। मनोवैज्ञानिक में हम उनका रुचि देखते हैं, हॉबीज वगैरह देखते हैं, उनकी बुद्धि ज्ञान देखते हैं, उनकी प्रवृत्ति देखते हैं और उनका व्यक्तित्व देखते हैं। फिर आते हैं अन्य परीक्षण। इसमें क्या होता है, इसमें भाषा का परीक्षण, व्यापार परीक्षण, कौशल परीक्षण, सामान्य ज्ञान का परीक्षण, रोजगार मतलब साक्षरता, संदर्भ एवं पृष्ठभूमि परीक्षण, चयन प्रशिक्षण परीक्षण किया जाता है, डॉक्टरी एवं शारीरिक परीक्षण किया जाता है, पद का प्रस्ताव एवं भौतिक सत्यापन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब आते हैं हमारे प्रशिक्षण का एवं विकास। चयन हमने कर लिया, अब हम उनका क्या करेंगे, प्रशिक्षण देंगे और उनका विकास करेंगे, उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो प्रशिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। इस प्रक्रिया के द्वारा कर्मचारियों की कौशल क्षमता एवं योग्यता को बढ़ाया जाता है। तो हम प्रशिक्षण में और विकास में क्या करते हैं, जो उम्मीदवार है उसकी कौशल को बढ़ाते हैं और उनकी योग्यता को बढ़ाया जाता है ताकि वे अपने विशिष्ट कार्यों का बेहतर तरीके से निष्पादन कर सकें, मतलब जो काम कर रहे हैं उसको और अच्छे से कर सकें। यह नए कौशल को सिखाने और अपने ज्ञान को बढ़ाने की प्रक्रिया होती है। मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, आप नए कौशल को सीख सकते हैं और जो आपके पास ज्ञान है आप उसको भी बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रक्रिया है। इसके माध्यम से कर्मचारी के वर्तमान कार्य निष्पादन में वृद्धि होती है और उसके अंदर नवीन विचारों का विकास किया जाता है। अब आते हैं डेल एस ब्रिज के अनुसार। इन्होंने कहा था कि प्रशिक्षण एक ऐसा संगठित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक नियत उद्देश्य की पूर्ति हेतु ज्ञान एवं चातुर्य सीखता है। तो ये किसने कहा था, डेल एस ब्रिज ने कहा था। मतलब इन्होंने कहा था बीच है भैया तुम्हारा, कौन सा ब्रिज है, इस ब्रिज से उस ब्रिज पे जाना है। मतलब अभी आप कुछ नहीं जानते हो लेकिन आप इस ब्रिज को पार करते करते उसमें क्या हो जाओगे, सीख जाओगे। तो कैसे सीखोगे कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, उस साइड पास जाना। तो एक नियत उद्देश्य की पूर्ति हेतु ज्ञान और चातुर्य सीखना क्या कहलाता है, ये अपनी ट्रेनिंग कहलाती है। अब आते हैं फिलिपो। इनके अनुसार प्रशिक्षण किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक कर्मचारी की ज्ञान एवं कौशलता को बढ़ाने की रुचि उत्पन्न करता है। तो जो हमारा फिलिपो है इनके अनुसार क्या था कि जो हमारा प्रशिक्षण है वह किसी विशेष कार्य को किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक कर्मचारी के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में रुचि उत्पन्न करता है। तो अब देख लेते हैं कि प्रशिक्षण होता क्या है। देख लिया ना, कर्मचारियों की कौशल क्षमता को बढ़ाना, उनकी योग्यता को बढ़ाना क्या कहलाता है, ट्रेनिंग कहलाती है।
उनके में क्या होता है, जो विशिष्ट कार्य होते हैं उनको बेहतर तरीके से निष्पादन कर सकता है, नए कौशल को सीख सकता है और अपने ज्ञान को बढ़ाने की प्रक्रिया होती है। इसके माध्यम से जो कर्मचारी है वर्तमान कार्य का निष्पादन करने में वृद्धि कर सकता है और उसके अंतर्गत जो नवीन विचार है उनका भी विकास कर सकता है। अब कुछ वैज्ञानिक आए, इन्होंने कहा कि चलो भैया हम बताते हैं कि ट्रेनिंग होती क्या है। तो पहले आए कौन, डेल एस ब्रिज। इनने कहा कि भैया प्रशिक्षण एक ऐसी संगठित प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति नियत उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान और चातुर्य सीखता है और उसे प्राप्त कर लेता है। तो कौन है ये, डेल एस ब्रिज के अनुसार है, वो ट्रेनिंग होती है। लेकिन आते हैं फिलिपो, इन्होंने कहा था कि प्रशिक्षण किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक कर्मचारी की ज्ञान कौशल को बढ़ाने में रुचि उत्पन्न करता है। क्या करता है, किसी कर्मचारी की ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाने में रुचि उत्पन्न करता है। तो ये फिलिपो ने कहा था। अब आते हैं प्रशिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। प्रशिक्षण के उद्देश्य, पहला है मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। जितने भी हम प्रशिक्षण के द्वारा क्या कर सकते हैं कि जो हमारे मानवीय संसाधन हैं हम उनका अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं। योग्य, कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रशिक्षण देकर हमें योग्य, कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारी प्राप्त होते हैं। संगठन में स्थिरता और लचीलेपन का विकास होता है। क्या होता है, संगठन में स्थिरता आती है और लचीलेपन का विकास होता है। कर्मचारियों के मनोबल एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मतलब क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएंगे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील करते हैं सीखने के बाद कि अब तो हमें काम आता है। कर्मचारियों की दक्षता और उनके व्यक्तित्व का विकास होता है कि उनके दक्षता क्या है और उनके व्यक्तित्व का इसमें विकास होता है। संगठन के सभी स्तर का ज्ञान कौशल का विकास होता है और ऐसे कर्मचारियों को अवसर प्रदान करता है। तो क्या करता है, संगठन के सभी स्तर का ज्ञान उसे प्राप्त होता है, कौशल का विकास करने हेतु कर्मचारियों को अवसर प्रदान होते हैं। ये थे उसके क्या उद्देश्य, ये उसका उद्देश्य क्या है। अब आते हैं प्रशिक्षण की विधियां क्या होती हैं। उद्देश्य तो हमें पता चल गया प्रशिक्षण होता क्या है, लेकिन अब उसकी विधियां क्या क्या होती हैं। तो प्रशिक्षण के अंतर्गत बहुत सारी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, किंतु मुख्य रूप से इन्हीं नियम दो भागों में विभाजित किया जाता है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो कर्मचारी को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दो प्रमुख भाग होते हैं जिसके अंतर्गत बहुत सारी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पहली आती है ऑन द जॉब विधि, मतलब जॉब के साथ ऑन द जॉब विधि। दूसरी आती है हमारी ऑफ द जॉब मेथड, मतलब जॉब के पहले या फिर जॉब के बाद। तो दो प्रमुख विधियां होती हैं, एक होती है ऑन द जॉब और एक होती है ऑफ द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मेथड के अंतर्गत क्या होता है, ये प्रशिक्षण कर्मचारियों को दिए जाते हैं। इसका उपयोग प्रायः कार्यस्थल पर किया जाता है। जैसे कि आपका जो अभी पटवारी का एग्जाम हो रहा है, आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो कैसी होगी, ऑन द जॉब मेथड होगी। मतलब आपको सिलेक्शन हो जाएगा, आपको जॉब मिल गई है, फिर आपको वो दिया जा रहा है ना, मतलब आपकी पेमेंट भी आने लगेगी, तो आपको फिर ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, जॉब मिलने के बाद ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो ऑन द जॉब मेथड होती है। इसमें क्या होता है, कार्यस्थल पर ही आपको सिखाया जाता है। इसमें पहला कार्य क्या होता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, मतलब आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेंगे। दूसरा होता है शिक्षण कार्यक्रम, मतलब आपकी एजुकेशन प्रोग्राम चलेंगे। और तीसरा होता है आपकी इंटर्नशिप प्रशिक्षण चलेगा। फिर कार्य बदली की जाएगी, मतलब जॉब का चेंज किया जाएगा। ये 4 चरण होते हैं ऑन द जॉब में। तो पहला चरण क्या था हमारा, प्रशिक्षण कार्यक्रम। कर्मचारी के अंतर नवीनतम कुशलता और कार्यदक्षता में वृद्धि करने हेतु समय समय पर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इनका लाभ संस्था के कार्यों में गुणवत्ता की वृद्धि के रूप में देखा जाता है। मतलब इसमें क्या होते हैं, जो हमारी संस्था होती है उसके अंतर्गत ऑन द जॉब, मतलब आप जॉब के अंतर्गत हो, मतलब जैसे आपकी अभी पटवारी की हमने एग्जांपल लिया, लेकिन कुछ ऐसी जॉब भी होती हैं जिसमें समय समय पर आपको अलग अलग तरीके समय पर ट्रेनिंग कराई जाती है, तो वो भी आती है। तो वो क्यों कराई जाती है, तो समय समय पर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु संचालित किए जाते हैं और आपको प्रशिक्षित किया जाता है। कोई नई टेक्निक आ गई तो उसको सिखाने के लिए आपकी ट्रेनिंग चल रही है, या फिर हमारा कोई नया ऐप आ गया तो गवर्नमेंट बोल रही है आप ये करो, तो आप फिर से ट्रेनिंग लोगे उसकी, तो 1-2 दिन की होती है, 1 हफ्ते की होती है, ऐसी होती है। इसका लाभ क्या होता है, संस्था के कार्यों में गुणवत्ता आती है और उन्हें वृद्धि के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा शिक्षण कार्यक्रम। इस विधि के में उच्च अधिकारी एक प्रशिक्षक या शिक्षक के समान, जो उच्च अधिकारी होता है वो क्या करेगा, एक टीचर की तरह प्रशिक्षार्थियों को सिखाता है। जो नए कर्मचारी आए हैं उनको एक उच्च अधिकारी सिखाता है। इसमें क्या होता है, शिक्षक एवं परामर्शदाता आपसी सलाह से उद्देश्यों का
निर्धारण करते हैं और उसके संबंध में सुझाव देते हैं और कार्य को कैसे करना है ये बताते हैं, मतलब वो सिखाते हैं आपको। एक उच्च अधिकारी है वो क्या करेगा, एक मतलब शिक्षक की तरह बिहेव करेगा और अपने जितने प्रशिक्षणार्थी हैं उनको ट्रेनिंग देता है। पहले शिक्षक की मदद से और जो परामर्श वगैरह से सलाह लेकर आपको शिक्षित किया जाता है और उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है कि क्या क्या सिखाना है, कैसे करना है हर काम को, कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसमें को कैसे हैंडल करोगे, उस ऐसी वाली सिचुएशन में क्या हैंडल करना है, पहले किसको समझाना है, किसके साइड निर्णय लेना है, तो ये सब आपको इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। कार्य को कैसे करना है ये बताया जाता है। फिर आती है इंटर्नशिप प्रशिक्षण। यह एक संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है जिसमें शैक्षणिक संस्थान एवं जो व्यावसायिक फर्म है वह परस्पर सहयोग करती हैं। जो इंटर्नशिप है इसमें क्या होता है, जो शैक्षणिक संस्थान है जहाँ से आप सीख कर आए हो और जो व्यावसायिक फर्म है वो परस्पर सहयोग करती हैं इंटर्नशिप के लिए। चयनित अभ्यर्थियों को एक निश्चित अवधि के लिए एक नियमित अध्ययन करना होता है। जो हमारा अभ्यर्थी है उसको एक निश्चित अवधि का मतलब 6 महीने का, 1 साल का एक कोर्स होता है, मतलब इंटर्नशिप होती है, उसमें नियत अध्ययन करना होता है कि आप इसमें जाके इंटर्न करो। फिर इसके तहत फैक्ट्री, कारखाना, कार्यालय से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब आप वहाँ पे जाके खुद काम करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको फैक्ट्री का, कारखाने का या कार्यालय का उसके व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है इंटर्नशिप में। अब आती है हमारी कार्यबदली। इसके तहत अभ्यर्थियों को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाता है और सभी विभागों के कार्यों को उन्हें ज्ञान अर्जित कराया जाता है। मतलब आपने 1 साल इस वाली जॉब में, मतलब इस वाले कार्यालय में काम कर लिया, आप एक काम करो, आप 1 साल दूसरे वाले कार्यालय में काम करो। यहाँ का ज्ञान तो आपको 1 साल में मिल गया, अब मौका है या फिर अब नंबर है दूसरे कार्यालय का ज्ञान सीखने के लिए, तो आप धीरे धीरे आप वहाँ का भी काम सीख जाओगे, तो आप क्या हो जाएगा, आपका ज़्यादा ज्ञान अर्जित हो जाएगा और ज़्यादा ज्ञान अर्जित कराना इसका मोटिव। अब आती है हमारी ऑफ द जॉब विधि। इस प्रकार के प्रशिक्षण का जो उपयोग होता है कार्यस्थल से दूर दिया जाता है। ऑफ द जॉब में क्या होता है, पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको देखा जाएगा कि आप मतलब योग्य हैं तो चुना जाएगा, नहीं चुना जाएगा। ऑफ द जॉब में इसमें क्या होता है, व्याख्यान या सम्मेलन होता है। ये विशेष सूचना, नियम, कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया को संप्रेरित करने हेतु अत्यंत अनुकूलित होते हैं और इनके दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रदर्शन प्रायः एक औपचारिक रूप से कराकर अभ्यर्थियों को उनके संबंध में ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है या फिर व्याख्यान, जिसमें हम विशेष सूचना देते हैं, नियम, कार्य प्रणाली और क्रियाओं को संप्रेरित करते हैं, इसके अत्यंत अनुकूल होते हैं। इसमें क्या होते हैं, दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रदर्शन किया जाता है और एक औपचारिक रूप से एक अभ्यर्थियों को उनके संबंध में ज्ञान प्रदान किया जाता है। अब आते हैं हमारे समस्यात्मक अध्ययन। इसमें क्या होता है, संगठन के वर्तमान अनुभवों के आधार पर केस का अध्ययन कर किस तरह से वास्तविक समस्याओं को निपटाया जाए, इसका जो विश्लेषण है प्रबंधकों द्वारा दिया जाता है। मतलब इसमें क्या होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं उनको बुलाते हैं और हम उनको बताते हैं कि भैया देखो, हमारे पहले हमारे वर्तमान के अनुभव जो थे, हमने अभी तक जो किया है उसमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आए थे, आप कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और आप उन समस्या को कैसे निपटा सकते हो, कैसे उनको पूरा ठीक कर सकते हो, इसका दिया जाता है। तो समस्यात्मक अध्ययन कराया जाता है। इसमें उनकी विशेषता जो विश्लेषण है प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर प्रतिमान, यह एक प्रकार का कार्य वातावरण बनाने में सहायक होता है जो कंप्यूटर के प्रोग्रामों द्वारा वास्तविक स्थितियों की नकल करने में सक्षम होता है। ये क्या करता है, यह एक प्रकार का कार्य वातावरण बनाने में सहायक होता है जो कंप्यूटर में प्रोग्रामों द्वारा वास्तविक स्थितियों की नकल करने में सक्षम होता है। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण, इस तरह से कर्मचारी अपने कार्य को उन्हीं प्रकरण में पर सीख सकता है जिन पर कार्य करना चाहता है, लेकिन यह प्रशिक्षण कार्यस्थल से हटकर किया जाता है। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण में क्या होता है, इस पर कर्मचारी अपने कार्य को उन्हीं उपकरणों पर सीखता है जिन पर वह काम करना होगा, लेकिन यह प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, कार्यस्थल से बाहर दिया जाता है। विकास का अभिप्राय, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। विकास का अभिप्राय कर्मचारियों के व्यक्तित्व के समग्र विकास हेतु ग्रहण किए जाने वाले दीर्घकालिक सतत शैक्षणिक कार्य से होता है। यह आंतरिक अभिप्रेरण का प्रतिफल होता है जो कर्मचारियों की व्यक्तिगत उन्नति पर ध्यान देता है। उसके तहत कर्मचारियों के दार्शनिक, मानसिक एवं सैद्धांतिक ज्ञान, कौशल और विवेक के विकास की दीर्घकालीन उन्नति का ध्यान रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को दीर्घकालीन कुछ दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं,
शिक्षा दी जाती है दीर्घकालीन चलने वाली। तो कर्मचारियों को क्या देखे जाते हैं, दार्शनिक, मानसिक, सैद्धांतिक ज्ञान देखा जाता है, कौशल विवेक के विकास को देखा जाता है दीर्घकालीन उन्नति को ध्यान में रखकर। अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला क्या था हमारा, नियुक्तिकरण क्या है। तो नियुक्तिकरण क्या है, तो नियुक्तिकरण है एक सतत प्रक्रिया जो कि हमेशा चलती रहती है। नियुक्तिकरण का कार्य क्या होता है, तो नियुक्तिकरण का कार्य होता है, यह क्या करती है, योजना, जो नियुक्तिकरण होता है उसका कार्य होता है, यह प्रबंधकीय कार्य क्या है, एक प्रबंधकीय कार्य है। संभावित कर्मचारियों की खोज करना, उन्हें संगठन में नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित करना क्या कहलाता है। तो किसी संभावित कर्मचारी है उनके लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित करना, ये भर्ती के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में कौन सा भर्ती का बाहरी स्रोत नहीं है, मतलब दो प्रकार के स्रोत होते हैं, आंतरिक और बाहर, तो कौन सा बाहर नहीं है, तो पदोन्नति आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में कौन सा भर्ती का बाह्य स्रोत है, मतलब हमारे बाहर से कौन की जाती है, तो बाहर है हमारा टेलीविजन पर विज्ञापन देना, नहीं आंतरिक स्रोत है, तो आंतरिक स्रोत है हमारा स्थानांतरण करना, आंतरिक है स्थानांतरण करना। नियुक्तिकरण के महत्वपूर्ण पहलुओं में शामिल होते हैं, तो नियुक्तिकरण का जो पहलू होता है उसमें क्या होती है, भर्ती होती है, चयन होती है, प्रशिक्षण होता है, तीनों कार्य होते हैं उपयुक्त सभी। नियुक्ति की जो व्यय होता है उसमें किया गया धन क्या कहलाता है, तो नियुक्तिकरण में जो व्यय किया गया धन होता है वो कहलाता है विनियोजन, क्या कहलाता है, विनियोजन कहलाता है। कर्मचारियों की भर्ती के स्रोत क्या क्या होते हैं, तो कर्मचारी की भर्ती के स्रोत दो होते हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक। नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है, तो जो नियुक्तिकरण का उत्तरदायित्व है वो किसके पास होता है, तो वो हमेशा उच्च प्रबंधक के पास होता है, किसके पास होता है, उच्च प्रबंधकों के पास होता है। निम्नलिखित में कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य होता है, तो नियुक्तिकरण में हम क्या करते हैं, चयन करते हैं, क्या करते हैं, नियुक्तिकरण में चयन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्तिकरण के तत्व नहीं है, तो नियुक्तिकरण के कौन सा तत्व नहीं होता, तो इनका प्रबंधन नहीं किया जाता। भर्ती करते हैं, चयन करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन हम उनका प्रबंधन नहीं करते हैं। नियुक्तिकरण का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है, तो नियुक्तिकरण का जो संबंध होता है वह मानवीय स्रोतों से होता है, तो मनुष्यों से संबंध होता है। नियुक्तिकरण की विशेषताएं क्या होती हैं, तो यह एक सतत कार्य है, वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियुक्तिकरण किया जाता है, सभी प्रबंधकीय स्तरों की आवश्यकता होती है, उपयुक्त सभी नियुक्तिकरण की विशेषताएं होती हैं। पदोन्नति एवं कर्मचारियों का डैश स्थानांतरण करना कहलाता है, जो हमारे पदोन्नति क्या कहलाती है, जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनको, जो निम्न कर्मचारी हैं उनको उच्च कर देना क्या करता है, या अधोमुख, ये तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, अधोमुख ऊपर की ओर, जो कोई निम्न कर्मचारी है उसको ऊपर की ओर लेके जाना अधोमुख, या ऊर्ध्वाधर उनका स्थानांतरण करना क्या कहलाता है, पदोन्नति कहा जाता है, और अधोमुख क्या कहा जाएगा, उनका अवनति कहलाई जाएगी। भर्ती प्रक्रिया की खोज की जाती है, तो जो हमारी भर्ती प्रक्रिया होती है इसमें किसकी खोज की जाती है, भावी कर्मचारियों की, जो कुशल कर्मचारी हैं उनकी खोज करते हैं हम, किसमें, भर्ती प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया होती है, तो हमारी जो चयन की प्रक्रिया होती है वह कैसी होती है, नकारात्मक होती है। भर्ती सकारात्मक होती है, लेकिन हमारी जो चयन की प्रक्रिया है वो कैसी होती है, नकारात्मक होती है। भर्ती की प्रक्रिया कैसी होती है, तो हमने अभी बोला था भर्ती की प्रक्रिया कैसी है, तो यह सकारात्मक प्रक्रिया है। पदोन्नति का अर्थ क्या होता है, पदोन्नति में एक कर्मचारियों को उच्च पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो वो क्या हो गया, पदोन्नति होता है। और उच्च कर्मचारियों को पद सौंपना, उच्च जिम्मेदारियों को सौंपना भी इसी के अंतर्गत है, पदोन्नति में आता है। स्थिति में वृद्धि हो जाती है, उपयुक्त सभी होता है। पदोन्नति में क्या होते हैं, कर्मचारियों को उच्च पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, उच्च जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं और उनकी स्थिति में वृद्धि कर दी जाती है। अभिरुचि की परीक्षा संबंधित है, जो अभिरुचि की परीक्षा है वह किससे संबंधित है, तो वह उनकी कौशल्य से संबंधित है या फिर स्किल से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा चयन प्रक्रिया नहीं होती, तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया जो कि चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता, तो इसमें साक्षात्कार होता है, संदर्भों की जांच होती है, चिकित्सा का परीक्षण किया जाता है, लेकिन मनोवृत्ति उन्नयन नहीं किया जाता, मनोवृत्ति का उन्नयन नहीं किया जाता। खुली नौकरियां हेतु आवेदन करने के लिए योग्य व्यक्ति को आकर्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो खुली नौकरियों हेतु आवेदन करने वाले जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनको आकर्षित करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है भर्ती, क्या कहलाती है, भर्ती कहलाती है। नियुक्तिकरण एक अंग है, तो नियुक्तिकरण किसका अंग है, जो नियुक्तिकरण मानव संसाधनों का प्रबंधन का एक अंग होता है।
मानव संसाधन प्रबंधन का अंग होता है नियुक्तिकरण। नए कौशल सीखने के लिए उम्मीदवारों की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रशिक्षण सहायक होता है? तो जो नए कौशल को सीखने के लिए जो उम्मीदवार होते हैं उनकी क्षमताओं का आकलन करना किस प्रकार के प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है? तो ये आता है तार्किक प्रशिक्षण के अंतर्गत। कौन सा प्रशिक्षण कराया जाता है इसमें? तार्किक प्रशिक्षण कराया जाता है। उम्मीदवारों के बुद्धि कोश के स्तर को जानने के लिए हम किस प्रकार का प्रशिक्षण लेते हैं? तो बुद्धि का हमें यदि परीक्षण करना है तो हम किसका करेंगे? उसकी बुद्धिमत्ता परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे? बुद्धिमत्ता का परीक्षण करेंगे। एक उम्मीदवार के मानवीय व्यवहार को जानने के लिए हमें कौन सा प्रशिक्षण करना पड़ेगा? तो कोई व्यक्ति है वह मानव के साथ कैसे बिहेव कर रहा है तो उसके लिए व्यक्तित्व परीक्षण किया जाएगा। कौन सा परीक्षण किया जाता है? व्यक्तित्व परीक्षण कराया जाता है। नियुक्तिकरण की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है तो कौन सी एक नियुक्तिकरण की विशेषता नहीं है? तो यह निरंतर चलती है। तो ये तो है, यह प्रबंधकीय कार्य है, ये भी सही है, लेकिन यह जटिल प्रक्रिया है, गलत है, इसकी ये विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी विधि या किस पद्धति का कार्यालय के बाहर प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है? तो ऐसी कौन सी पद्धति होती है जिसमें हम कार्यालय के बाहर प्रशिक्षण देते हैं? तो ये होती है हमारी फिल्म का प्रदर्शन, व्याख्यान, केस स्टडी, ये सब हमारे क्या होते हैं? उपयुक्त सभी हमारे कार्यालय के बाहर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? कार्यालय के बाहर कराए जाते हैं। भर्ती और भावी कर्मचारियों की खोज करने और उन्हें रिक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरणा देने और उन्हें प्रोत्साहित करने की विधि यह परिभाषित दी गई है। तो हमारे यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है कि भर्ती भावी कर्मचारियों की खोज करके उन्हें रिक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरणा देना और उन्हें प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया होती है। तो ये कहा था हमारे किसने? लिपिफो ने। ऑन द जॉब विधि कौन सी होती है? तो ऑन द जॉब विधि वह विधि होती है जिसमें कार्य का शिक्षण किया जाता है, कार्य की बदली की जाती है, अभिविन्यास प्रशिक्षण दिया जाता है, उपरोक्त सभी की जाते हैं। ये सब हमारे ऑन द जॉब विधि में किया जाता है। क्या किया जाता है? कार्य का प्रशिक्षण मतलब शिक्षण किए जाते हैं, कार्य बदली की जाती है और अभिविन्यास प्रशिक्षण किया जाता है। भर्ती नीति का आवश्यक तत्व क्या है? जो हमारी भर्ती नीति है उसका आवश्यक तत्व क्या है? यह शीर्ष प्रबंधन की भर्ती होती है। भर्ती नीति आवश्यकता अनुसार भर्ती की जाती है और योग्य अधिकारी द्वारा नियुक्ति की जाती है या भर्ती की जाती है। ये सब सभी हैं। तो भर्ती नीति आवश्यक तत्व है, यह शीर्ष प्रबंधक द्वारा की जाएगी, आवश्यकता अनुसार की जाएगी और योग्य अधिकारियों द्वारा की जाएगी, योग्य अधिकारियों की जाएगी। स्थानांतरण स्रोत कैसा है? तो जो स्थानांतरण है वह आंतरिक स्रोत कैसा है? आंतरिक स्रोत होता है स्थानांतरण। मानव संसाधन प्रबंधन और प्रबंधन में लोगों के आयामों से संबंधित होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो मानव संसाधन प्रबंधन और प्रबंधन में लोगों के आयाम से संबंधित होता है। तो ये परिभाषा दी थी हमारे टेरी ने। किसने दी थी? टेरी के द्वारा दी गई थी। ऑफ द जॉब विधियों में से सम्मिलित है। तो ऑफ द जॉब विधियों में कौन सम्मिलित होता है? इसमें प्रकोष्ठ प्रशिक्षण होता है, व्रत अध्ययन होता है और विशिष्ट सम्मेलन होता है। उपयुक्त सभी होते हैं। किसमें? ऑफ द जॉब विधि में क्या होता है? प्रकोष्ठ का मतलब प्रशिक्षण दिया जाता है, व्रत अध्ययन किया जाता है और विशिष्ट सम्मेलन आयोजित कराए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भर्ती के आंतरिक स्रोतों में से होने वाली हानि नहीं है? जो हमारे आंतरिक स्रोत होते हैं उनसे भर्ती कराने की कौन सी हानि नहीं होती? तो पहला क्या होता है? इसमें जो प्रतिस्पर्धा होते हैं उसका अभाव होता है। तो ये तो सही है, हानि थोड़ी है, तो लाभ हो गया तो यही सही होगा। सीमित चयन होता है, ये सही है। और प्रशिक्षण खर्च में कमी होती है, तो ये भी सही है। इसकी आंतरिक हानि हो गई। और इसका हानि कौन सी नहीं है? प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। रोजगार कार्यालय निम्न किस प्रकार की भर्ती का स्रोत होता है? जो रोजगार कार्यालय होता है वह होता है बाह्य स्रोत। कौन सा होता है? बाह्य स्रोत होता है। जब संस्था के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों में से ही विभिन्न पदों पर भर्ती की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो कार्यरत कर्मचारियों में से ही विभिन्न पदों की भर्ती हो गई तो ये आंतरिक स्रोत से भर्ती की जा रही। कैसे की जा रही है? आंतरिक स्रोत से भर्ती की जा रही है। कर्मचारियों का चयन कैसे होता है? तो जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनका चयन होता है जो उपयुक्त सभी पदों के लिए निम्न श्रेणियों के पदों हेतु कर सकते हैं, मध्यम पदों की श्रेणी हेतु कर सकते हैं, उच्चतम पदों की श्रेणी के लिए कर सकते हैं। उपरोक्त सभी के लिए इनका चयन किया जाता है।
नियुक्तिकरण कार्य अधीनस्थ प्रबंधकों की भर्ती, चयन, विकास, प्रशिक्षण एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित होता है। यह कथन किसका था? तो जो नियुक्तिकरण है वह अधीनस्थ प्रबंधकों की भर्ती, चयन, विकास और प्रशिक्षण एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित था। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा था हमारे थियो हीमैन ने। किसने कहा था? थियो हीमैन के द्वारा कहा गया था। वह प्रक्रिया जिसमें कार्य हेतु व्यक्तियों की पहचान करना होती है, प्रशिक्षण करना होता है, स्थापना करनी होती है और मूल्यांकन करना होता है और विकास करना सम्मिलित होता है, यह क्या कहलाता है? तो किसी भी व्यक्ति की पहचान करना, कार्य हेतु उनका प्रशिक्षण करना, स्थापना करना, मूल्यांकन करना, विकास करना आदि सम्मिलित होता है। तो ये सम्मिलित होते हैं हमारे प्रशिक्षण में। किसमें सम्मिलित होते हैं? प्रशिक्षण में सम्मिलित होते हैं। कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का अर्थ होता है यह निर्धारित करना कि कर्मचारी चयन पद पर ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं। यह भी होता है यह निर्धारित करना कि कर्मचारी चयनित पद पर अपने कार्य की पूर्ति कितने सफल है। तो ये भी सही है। इसका मूल्यांकन करना कि उच्च अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों से कितना खुश है। उपयुक्त सभी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना होता है। तो कार्य निष्पादन के जो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें ये निर्धारित किया जाता है कि जो कर्मचारी है वह चयन पद्धति से ठीक कार्य कर रहा है नहीं, यह कर्मचारी चयन पद से अपने कार्य की पूर्ति हेतु सफलता से कर रहा है नहीं, उच्च अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारी से खुश है या नहीं, ये सब इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है।